वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आप लोगों के सम्मुख हाजिर होकर हृदय के अंत्यकरण से आपका स्वागत करता हूं। आजकल ज्यादातर मेरे वीडियो शिक्षा से संबंधित पीड़ा पर होते हैं और जो पीड़ा मेरे मन में होती है उसको मैं अपने वीडियो के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, चूंकि एक शिक्षक हूं। मित्रों, आज फिर यदि एक दृष्टिपात देश की एजुकेशन व्यवस्था और अवस्था दोनों पर किया जाए, बहुत ही निराशाजनक आंकड़े आपके सामने आएंगे। हमने आईआईटी बढ़ाए हैं और आईआईटी में क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। हमने साइंटिफिक लेबोरेटरीज डीएसटी, सीएसआईआर, डीबीटी, एटॉमिक एनर्जी, इन सब में अच्छे वैज्ञानिकों की नियुक्ति की है और बहुत अच्छा शोध कार्य हो रहा है। लेकिन देश की वर्तमान स्थिति क्या है? 145 करोड़ जनता के जो विद्यार्थी स्कूलों और कॉलेज में शिक्षा ले रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी लगभग हर स्कूल कॉलेज में लागू हो चुकी है। एक मेरा पहला प्रश्न, क्या मैं सरकार से यह पूछने का साहस या दुस्साहस कर सकता हूं? आपने 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्पष्ट आंकड़ा दिया गया था कि जीडीपी का 6.1% एजुकेशन पर खर्च होगा। जी हां, अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 6.1% was expected to expend on our education, but still we are standing on 3 or 3.1%. क्या कारण है? एनपीई की रिकमेंडेशन के बाद भी हम एजुकेशन में जीडीपी का केवल 3% इन्वेस्ट करके, खर्च करके प्रसन्न हो रहे हैं। यह मुद्दा देश के शिक्षकों को उठाना चाहिए, शिक्षाविदों को उठाना चाहिए। जो इस शिक्षा नीति के कर्णधार है, उनको जरूर उठाना चाहिए। इस बात के आगे बढ़ते हैं। व्हाट एल्स आवर एजुकेशन सिस्टम? हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी खराबी क्या है? और यदि खराबी नहीं होती तो फिर 200 में से वर्ल्ड के टॉप 200 में केवल 2 आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे होते, ऐसा भी ना होता। फ्रेंड्स, क्या कारण है कि हम शिक्षा का समुचित विकास करने में असमर्थ रहे हैं और दिनों दिन शिक्षा की अवनति हो रही है? उन्नति का उल्टा हिंदी में अवनति होता है। हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्ट्रक्टिव एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और विज्ञान के शिक्षण का यदि मैं बेसिक साइंस एजुकेशन की बात करूं तो हमने उसको डेड कर दिया है। साइंस का सबसे पहला कदम ही यह होता है कि विद्यार्थी को एक्सपेरिमेंट्स या प्रयोगों के माध्यम से समझाया जाए और उसमें ऑब्जर्वेशन की एक शक्ति पैदा की जाए। हमारे देश के अधिकांश स्टेट यूनिवर्सिटीज और स्कूल की लेबोरेटरी डेड पोजीशन में है, यह कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। फिर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को अलग रखूंगा, आईआईटीज को अलग रखूंगा, और जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, आईएससी बेंगलोर हो या आईआईटीज भी इसमें आ जाते हैं, अलग रखूंगा। क्या वास्तव में हमारे देश के प्राइवेट और सरकारी दोनों ही कह रहा हूं मैं, स्कूलों में 11-12 पर साइंस के जो एक्सपेरिमेंट आज से 55 साल पहले होते थे वो हो रहे हैं? मुझे याद है राजस्थान में 9th में सब्जेक्ट का सिलेक्शन होता था। ये मैं बात कर रहा हूं 73 में, जब मैंने 9th में एडमिशन लिया था, 72 में। उस समय आपको सेलेक्ट करना पड़ता था, आपको फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री लेना है, उसके साथ बायोलॉजी या मैथमेटिक्स या कॉमर्स या आर्ट्स। मुझे याद है हमारे जो 9th में एक्सपेरिमेंट होते थे, बायोलॉजी में डिसेक्शन नहीं था, 10th में फ्रॉक का डिसेक्शन था, 11th में फ्रॉक का डिसेक्शन था। और मुझे अच्छी तरह याद है 11th में 4 रेडिकल्स डिटेक्शन के लिए आया करते थे, क्योंकि उस समय 12th नहीं था, 10th बोर्ड और 11th बोर्ड था।
होना यह चाहिए था, देश में प्रयोगशालाओं की जो आत्मा है उस आत्मा का और विस्तार होना चाहिए था, लेकिन हमने तो प्रयोगशाला की आत्माओं को मार के रख दिया है। कितने ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हैं जहां 12th में आज की तारीख में 4 रेडिकल डिटेक्ट करवाए जाते हैं? क्या मुझे कोई बताएगा? कितने प्राइवेट स्कूल हैं? और जो एक नया सिस्टम आया है जिसको कहते हैं फेक एडमिशन, डमी एडमिशन, इस शब्द की मैं क्या बताऊं आपको, सरकार ने अर्थी उठा के रख दी है इस शब्द के माध्यम से शिक्षा की। आप किसी भी स्कूल में एडमिशन लीजिए, पूरी फी पे कीजिए, उसके बाद आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते रहिए और उसके बाद आकर एक हफ्ते में सारे प्रैक्टिकल पूरे साल के निपटा दीजिए और उसके बाद आके एग्जाम दे दीजिए और एग्जाम में जो भी सीबीएसई आईसीएसई होगा आपके ऊपर नंबरों की बौछार हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो सबसे बड़ा कल्प्रिट पार्ट है वो है प्रैक्टिकल्स के प्रति टीचर्स और स्टूडेंट दोनों की नेग्लिजेंसी। जो डमी स्टूडेंट हैं वो यदि इंजीनियरिंग और मेडिकल में चले गए, उनका भविष्य बन गया, कितने परसेंट जाते होंगे? 20%, इससे ज्यादा नहीं। बाकी 80% जब बेसिक साइंस में बीएससी में आते हैं तब उन्हें यह भी मालूम नहीं होता लेसाने सॉल्यूशन किसको कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट कैसे किया जाता है। क्या हमने पिछले 40 या 50 सालों में प्रयोगशालाओं में उन्नति की है या अवनति की है? आवर लैब्स आर अपग्रेडेड और डिसग्रेडेड। ये आप लोगों को निर्धारित करना होगा। बिना एक्सपेरिमेंट्स के, प्रयोग के, विज्ञान लंबे समय तक इंसान को शिक्षित नहीं कर सकता, यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आप आ जाए जरा कॉलेजेस की स्थिति पे। मैंने आपसे कहा जब 11वीं 12वीं डमी आएंगे उसके बाद जो 80% नहीं कहूंगा, जो लोग कॉलेज में आएंगे उनको ऐसी आवश्यकता है इतनी इंटेंसिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाए ताकि जो कुछ वो 11th और 12th में डमी शब्द के नाम पर सब कुछ छोड़ गए थे उसकी भरपाई हो और उनका एक्सपेरिमेंटल हैंड बहुत अच्छा हो जाए। और ये पूरे आत्मविश्वास से कह रहा हूं, मैंने भी लगभग 40 वर्ष पढ़ाया है। दिन पे दिन स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल्स के प्रति अभिरुचि खत्म हो रही है। ये मैं वहां की बात कर रहा हूं जिस स्टेट यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में फैसिलिटीज हैं वहां भी विद्यार्थी का कोई रुझान नहीं है। आज के जमाने में जब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बाढ़ आ गई है, अभी एक हफ्ते पहले मैं पढ़ रहा था यूपी के 70 कॉलेज ऐसे हैं जहां लेबोरेटरी है ही नहीं। बीएससी चल रही है लेकिन वहां पे लेबोरेटरी नहीं है। अब आप सोचिए यदि बीएससी का स्टूडेंट प्रैक्टिकल से वंचित रहेगा तब उसकी प्रैक्टिकल में और ऑब्जर्वेशन में और अंडरस्टैंडिंग में क्या पोजीशन होगी। कहीं ऐसे राज्य हैं जहां बीएससी नहीं है, एमएससी के स्कूल खोल दिए गए, एमएससी के कॉलेज खोल दिए गए हैं। टीचर्स का अपॉइंटमेंट 15 या 20,000 भी मैं ज्यादा ही कह रहा हूं। एमएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एमएससी करे हुए विद्यार्थी वो 15 या 20,000 पे टीचिंग फैकल्टी के रूप में सेवाएं देते हैं। कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसको ग्रांट इन एड में आज की तारीख में स्टार्टिंग सैलरी 1.25 से 1.5 लाख होगी, वो 15 या 20,000 में नहीं जाएगा। जो जाएगा वो किस मजबूरी में जाएगा आप सोच लीजिए। ना तो वहां लेबोरेटरी है, ना वहां इंस्ट्रूमेंट है। प्राइमरी ग्लासवेयर्स, बीकर, कॉनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट और पिपेट, इसकी पहचान एमएससी के स्टूडेंट को नहीं है। यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरी बात गलत हो मेरे पे आप कोर्ट केस कीजिए, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कुछ ऐसे राज्य हैं जहां सीधे एमएससी खोले गए हैं और एमएससी के स्टूडेंट से पूछिए पिपेट किस काम आती है, ब्यूरेट और कॉनिकल फ्लास्क में क्या अंतर है, क्या टाइट्रेशन में यदि हम कॉनिकल फ्लास्क यूज कर लें या मेजरिंग सिलेंडर यूज कर लें, आपको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिलेगा। जो ये प्रैक्टिकल की हत्या आइदर ड्यू टू डमी स्कूल सिस्टम टू प्रमोट आईआईटीज एंड नीट स्टूडेंट्स और ड्यू टू लैक ऑफ
ग्लासवेयर, प्रिलिमिनरी ग्लासवेयर्स लाइक बीकर, कॉनिकल फ्लास्क, ये जो प्रैक्टिकल्स की हत्या हुई है, ये विज्ञान की हत्या कर रहा है। आज से 50 साल बाद, पहले सॉरी, प्रैक्टिकल का स्टैंडर्ड अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा था, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तब यह स्थिति है कि हमारे देश का कोई भी विश्वविद्यालय विश्व के टॉप 200 में नहीं है, एक्सेप्ट आईआईटी दिल्ली एंड बॉम्बे। अब जो हम जनरेशन निकाल रहे हैं, प्रयोगविहीन, जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे, प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं हो रही, आने वाले 30 सालों में क्या किसी शिक्षक ने सोचा है इस देश की एजुकेशन स्थिति क्या होगी? कहीं ऐसा ना हो जाए, अभी तो हम टॉप 200 में नहीं है, 30 साल बाद हम टॉप 500 में भी ना रहें, यह मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मित्रों, शिक्षक का काम है, राजनेताओं का काम राजनीति करना है, लोकसभा और राज्यसभा में एक दूसरे से निपटना है। शिक्षक कब बोलेगा? शिक्षक की जबान क्यों बंद रहती है? शिक्षक ऐसा धर्म है, ऐसा कर्म है, उससे पवित्र धर्म और कर्म इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक जीडीपी का 3% ही शिक्षा पर खर्च होगा, 6% नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन के उन निर्धारकों को जिन्होंने पॉलिसी बनाई थी, गवर्नमेंट से प्रश्न करना चाहिए था। एनपीई आपने 2022 लागू कर दिया, लेकिन जीडीपी का 3% ही क्यों, 6.1% क्यों नहीं? यह प्रश्न तो उठाना होगा, विद्यार्थियों को उठाना होगा, शिक्षकों को उठाना होगा, शिक्षाविदों को उठाना होगा, नीति निर्धारकों को उठाना होगा। राजनेताओं से मैं कभी ऐसी आशा अच्छे काम की नहीं कर सकता।